नमस्कार। जीएसटी के दूसरे चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहला, अभियोग योग्य दावे, एक्शनेबल क्लेम्स। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार जो परिभाषा अभियोग योग्य दावे की दी गई है उसी परिभाषा को जीएसटी में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत अभियोग योग्य दावे से आशय निम्न को छोड़कर अन्य किसी ऋण से है। अचल संपत्ति की गिरवी से सुरक्षित ऋण अथवा चल संपत्ति की रहन या गिरवी से सुरक्षित ऋण। किसी भी चल संपत्ति में लाभकारक हित जो वास्तविक या रचनात्मक किसी भी रूप में दावेदार के कब्जे में नहीं हो, इनको छोड़कर अन्य किसी भी ऋण को अभियोग योग्य दावे में शामिल किया गया है। दूसरी परिभाषा है कुल आवर्त, एग्रीगेट टर्नओवर। निम्नलिखित का योग कुल आवर्त कहलाता है। पहला, सभी कर योग्य आपूर्ति, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, लेकिन आवक आपूर्ति का मूल्य जिस पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर देय हो उसको छोड़कर। नंबर 2, कर मुक्त आपूर्ति। नंबर 3, माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात। नंबर 4, ऐसे व्यक्तियों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति जिसे एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई हो तथा जिसकी गणना संपूर्ण भारत के आधार पर की गई हो, लेकिन कुल आवर्त में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एवं उपकर को शामिल नहीं हैं। तीसरी परिभाषा है माल। क्योंकि जीएसटी माल एवं सेवाओं पर लगाया जाता है, अतः यह जानना आवश्यक है कि यह माल से क्या अभिप्राय है। माल से आशय मुद्रा एवं प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी प्रकार की चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी से है, परंतु इसमें अभियोग योग्य दावे, एक्शनेबल क्लेम्स, खड़ी फसलें, स्टैंडिंग क्रॉप्स, घास अथवा अन्य सभी ऐसी वस्तुएं जो जमीन से जुड़ी हुई हो अथवा जमीन का हिस्सा हो, जिनको आपूर्ति से पूर्व अथवा आपूर्ति अनुबंध के अंतर्गत जमीन से अलग करने का अनुबंध किया गया हो, शामिल है। चौथी परिभाषा है सेवाएं, सर्विसेज। सेवाओं से अभिप्राय माल एवं प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य सभी कुछ से है, परंतु इसमें मुद्रा के प्रयोग से संबंधित गतिविधियां अथवा इनके एक रूप, करेंसी अथवा मूल्य वर्ग का अन्य किसी रूप, करेंसी या मूल्य वर्ग में परिवर्तन संबंधी गतिविधियां शामिल की जाती है, बशर्ते कि इनके लिए अलग से प्रतिफल वसूल किया गया हो। पांचवी परिभाषा है कर योग्य व्यक्ति, टैक्सेबल पर्सन। ऐसे व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 22 या धारा 24 के अंतर्गत या तो पंजीकृत है या पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है, उन्हें कर योग्य व्यक्ति की श्रेणी में शामिल किया जाता है। धारा 22 के अनुसार यदि कोई आपूर्तिकर्ता कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है तथा एक वित्तीय वर्ष में उसका कुल आवर्त विशेष श्रेणी के क्षेत्रों में 10 लाख रुपए तथा अन्य क्षेत्रों में 20 लाख रुपए से अधिक है, तो वह पंजीकरण के लिए धारा 22 में उत्तरदायी होगा। धारा 24 में ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी का उल्लेख किया गया है
जिन्हें अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा, जैसे अंतर्राज्यीय आपूर्ति करने वाले व्यक्ति। विपरीत प्रभार प्रणाली RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर भुगतान करने के लिए दायी व्यक्ति धारा 24 में पंजीकरण के लिए अनिवार्य रूप से उत्तरदायी होंगे। छठी परिभाषा कर योग्य आपूर्ति टैक्सेबल सब माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की ऐसी आपूर्ति जिस पर GST अधिनियम के अंतर्गत कर उद्ग्रहण किया जा सकता है, उसे कर योग्य आपूर्ति कहते हैं। अगली परिभाषा है कर मुक्त आपूर्ति एग्जेम्प्टेड सप्लाई। किसी भी माल या सेवा या दोनों की ऐसी आपूर्ति से है जिस पर कर की दर शून्य हो, अथवा जिन्हें CGST एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा कर मुक्त घोषित किया है, अथवा जिन्हें IGST एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत पूर्णतः कर घोषित किया है, तथा इसमें गैर कर योग्य आपूर्ति भी शामिल है। अगली परिभाषा है गैर कर योग्य आपूर्ति नॉन टैक्सेबल सप्लाई। माल या सेवा या दोनों की ऐसी आपूर्ति जिस पर CGST अधिनियम के या IGST अधिनियम के तहत कर नहीं लगता है, ऐसी आपूर्ति जिन पर सरकार कर लगा सकती है, तथा जो गैर कर योग्य आपूर्ति के क्षेत्र में नहीं आती है, निम्न है। शून्य दर वाली आपूर्ति, अधिसूचना द्वारा कर मुक्त आपूर्ति, मानवीय उपयोग की शराब तथा पेट्रोल संबंधी उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, हवाई ईंधन गैर कर योग्य आपूर्ति की श्रेणी में शामिल किए गए हैं, क्योंकि वर्तमान में इन पर GST लागू नहीं होगा। इसी प्रकार अगली परिभाषा है जावक आपूर्ति आउटवर्ड सप्लाई। एक कर योग्य व्यक्ति के संबंध में जावक आपूर्ति से आशय माल, सेवाओं अथवा दोनों की ऐसी आपूर्ति से है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा चाहे बिक्री, हस्तांतरण, अदला बदली, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निस्तारण या अन्य किसी तरीके से की गई हो या करने के लिए सहमति दी गई, तथा जो व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय की वृद्धि के लिए हो। अगली परिभाषा है आउटपुट कर आउटपुट टैक्स। एक कर योग्य व्यक्ति के संबंध में आउटपुट कर से आशय माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की उसके द्वारा या उसके एजेंट द्वारा की गई कर योग्य आपूर्ति पर इस अधिनियम के तहत वसूल किए जाने वाले कर से है, परंतु इसमें उसके द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर देय कर शामिल नहीं किया जाएगा। अगली परिभाषा है विपरीत प्रभार रिवर्स चार्ज। विपरीत प्रभार से अभिप्राय इस अधिनियम अर्थात केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(3) या 9(4) के अंतर्गत या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5(3) या 5(4) के अंतर्गत माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर भुगतान का दायित्व
माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर भुगतान का दायित्व ऐसे माल या सेवा या दोनों के आपूर्तिकर्ता के बजाय इनके प्राप्तकर्ता का दायित्व होने से है। अर्थात आपूर्तिकर्ता की बजाय आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा कर भुगतान करना विपरीत प्रभार कहलाता है। विपरीत प्रभार की उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करने से निम्न बातें स्पष्ट होती है। पहला, माल एवं सेवा कर आपूर्तिकर्ता से वसूल किया जाता है, परंतु विपरीत प्रभार तंत्र के अंतर्गत माल एवं सेवा कर माल या सेवा या दोनों के आपूर्तिकर्ता की बजाय प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाता है। राज्य के भीतर की आपूर्ति के दौरान या अंतर्राज्यीय आपूर्ति के दौरान एक अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल सेवा या दोनों की आपूर्ति पंजीकृत व्यक्ति को की जाती है तो केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(4) अथवा IGST की धारा 5(4) के अंतर्गत निर्दिष्ट श्रेणी के माल एवं सेवाओं के संबंध में एवं निर्दिष्ट वर्ग के पंजीकृत व्यापारियों की दशा में कर भुगतान के लिए दायित्व प्राप्तकर्ता का होगा। इसी प्रकार CGST अधिनियम की धारा 9(3) के अंतर्गत GST अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत इस आशय की सूचना जारी की जाती है कि जो विपरीत प्रभार तंत्र के प्रावधान अधिसूचित माल एवं सेवा के संबंध में लागू होंगे, अर्थात अधिसूचित माल एवं सेवाओं के संबंध में आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा कर भुगतान किया जाएगा। धन्यवाद।